बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। वीकेंड आपने बहुत अच्छा गुजारा है। अगर आप टीवी के सामने बैठे रहे हैं तो बहुत सारी खबरें आपके सामने आती रही होंगी और घर में भी काफ़ी कुछ डिस्कस होता रहा होगा, स्पेशली अबाउट आवर पॉलिटिक्स। हम भी इस पर बात करेंगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और जिस तरह आयशा ने कहा कि अपना वीकेंड आपने अच्छा गुजारा होगा और अगले वीक की तैयारी भी आपने अच्छी की होगी। समटाइम्स मंडे आपको बड़ा वो लग रहा होता है कि यार फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर काम पे जाना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन ये फिर जरूरी है। फिर इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि ये जरूरी है, ये नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल जी, हमारा वीकेंड, मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजर गया। आई होप आयशा का भी ठीक ठाक ही गुजर गया। मेरा कमाल का गुजरा। मैंने एक तो अपनी पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है उसको भी फॉलो किया। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा बोर हो जाती थी तो मैंने नेटफ्लिक्स का रुख भी किया और वहाँ पर जाकर एक नई मूवी कमाल की आई है जो कि एक नॉवल के ऊपर मबनी है, फ्रैंकनस्टाइन। मैंने वो भी देखी और वो क्या ही मूवी है। जिसको भी मौका मिले ना, वक्त मिले तो वो मूवी ज़रूर देखेगा। अच्छा जी जनाब, बात कर लेते हैं थोड़ी सी ज़रा इस सिचुएशन की जो बनती जा रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले दुनिया भर में क्या हो रहा है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आपको पता है कि इसराइली जारहियत जारी थी 2023 से, उसके 2 साल के बाद अब खान यूनिस की अल अक्सा यूनिवर्सिटी में पहली ग्रेजुएशन की तकरीब मुनक़िद हुई है। गज़ा सिटी के अंदर ये यूनिवर्सिटी है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खुशी भी नज़र आ रही है, खुशी के आंसू भी हैं, अपने प्यारों को याद करने के आंसू भी है और जश्न भी आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है वो उसको याद तो करें, लेकिन साथ साथ इस खुशी को सेलिब्रेट भी करें कि कम से कम अमन जो है वो लौट आया है इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद। और असल बात, अच्छी बात इसमें यह है कि फ़लस्तीन के लोगों ने हार नहीं मानी। आप इनके जज्बे को सलाम पेश करना चाहिए। जिस तरह का इनका जज्बा है, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हैं, उनका जज्बा जवां है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ख़ानदान होगा आयशा जो इफेक्ट नहीं हुआ होगा इस वॉर में, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब इकट्ठे होकर इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दुनिया को कि भाई जितने मर्जी मजालिम पर तोड़े जाएं, हम फिर भी खड़े होंगे और उसके बाद मुस्कुरा कर भी दिखाएंगे और एक जगह इकट्ठे होकर जश्न मनाकर भी दिखाएंगे। और वो हमें फ़लस्तीन के लोगों में और गज़ा के लोगों के अंदर ये जज्बा नज़र आता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको रुख कर लेते हैं गल्फ़ की तरफ, सऊदी अरब की तरफ, जहाँ पर एक से बढ़कर एक घोड़ा जो है ना वो अब हम आपको दिखाने लगे हैं। सऊदी अरब में हाइल इंटरनेशनल अरेबियन हॉर्स ब्यूटी चैम्पियनशिप, खूबसूरत घोड़े जो हैं उनको देखकर वहाँ पर जो शुरुका थे वो बहुत ही महजूज हुए। अच्छा, वैसे आपको पता है कि सऊदी अरब रेगिस्तान और सारा वहाँ पर ऊँट बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन हॉर्स जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पसंद किए जाते हैं। खूबसूरती देखें इन घोड़ों की, मेरे ख्याल से ये तो कोई अलग ही ब्रीड लग रही है। मुकाबला हुस्न, वाकई आप देखें उनका कद काठ, उनकी ऐसा लग रहा है जैसे एआई से बनाए हुए हैं, लेकिन ये ओरिजिनल हैं भाई। और जो वहाँ पर शुरका थे, सॉरी, वो भी काफ़ी महजूज होते रहे और उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। गवर्नर वहाँ के जो थे हाइल, उन्होंने जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए। वैसे कितना टफ होगा इन घोड़ों में से किसी एक को सिलेक्ट करना, मुझे तो सारे बड़े अच्छे लगे। अच्छा, नहीं, आई वंडर इनकी ब्यूटी रूटीन जो है ना, स्किन रूटीन, वो क्या होती है? डाइट भी बहुत अच्छी होती होगी। डाइट के अलावा कौन कौन से सीरम्स ये इस्तेमाल करते हैं, कौन से मॉइस्चराइजर इतने सिल्की बाल, ये बाल इतने सिल्की कैसे हैं भाई? हमें भी थोड़ा सा पता चल जाए तो अपने भी बाल थोड़े से लंबे कर ले और अच्छे कर ले हम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ड्रैगन शो की बात करते हैं जहाँ पर डायनासोर, स्पाइडर और बहुत सारे ऐसे हमें जो है ना नजर आई जो लग ऐसा रहा था कि शायद असली है, लेकिन वो थी नकली। फ्रांस के ये मनाजिर जहाँ पर थिएटर कंपनी ला मशीने ने फ्रांस में हज़ारों तमाशाइयों को अपने 3 रोज़ा शो से मशहूर करके रख दिया। इवेंट ने शहर को ख्याली स्टेज में बदल दिया जहां पर फन, टेक्नोलॉजी और तखय्युल का हसीन। अच्छा, वैसे ये वेस्ट की बड़ी अच्छी मुझे बात लगती है, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई फेस्टिविटी या फेस्टिवल मनाते रहते हैं और लोगों को इंगेज करते रहते हैं। लोगों को बहाना चाहिए होता है एंटरटेनमेंट का। क्या कर लेंगे आप? मूवी देख लेंगे, क्लब में चले जाएंगे, वहाँ पे यही कल्चर है। इसके अलावा क्या होगा? ये वाली चीजें जो आपको बाकी दुनिया, पूरी दुनिया को भी करने दिया करे ना। वहाँ पर जंगें लगाई होती हैं, हाँ ये भी बात, वहाँ पे जंगें लगाई होती है, अपने मुल्क के अंदर आप जो है ना एंजॉय करे। तो लेकिन ये बहुत अच्छे मनाज़िर थे तो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। आगे वाली स्टोरी जो ना अगली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो नॉर्मली तो हम देखते हैं गल्फ कंट्रीज में कहीं ना कहीं ये बात सुनने में मिल जाती है, लेकिन अमेरिका से पहली दफ़ा मैं सुन रही हूँ। अमेरिका में सोने से एक कमोड बनाया गया है और अमेरिका नामी इस कमोड का वजन, अच्छा उसका नाम भी अमेरिका रखा गया है, इसका वजन जो है वो 101 किलोग्राम है और इसकी न्यूयॉर्क में $1 करोड़ की बोली मुतवक्के है। यार कौन सोने का कमोड खरीदेगा? आई मीन मकसद क्या है? वही खरीदेगा जिसके पास इतने पैसे हैं कि
कि उसको समझ ही नहीं आती कि पैसे खर्च कहाँ पर करने हैं। वो समटाइम्स होता है ना, इतने अमीर लोग भी होते हैं, वो कहते हैं कि अब इतने पैसे हैं कहाँ पर खर्च किया जाए, कुछ समझ नहीं आता। या तो वो चैरिटी में दे देते हैं, या फिर जिसको चैरिटी करने का इतना शौक नहीं होता। कमोड का इस्तेमाल तो एक ही है, मतलब वो नॉर्मल कमोड है, ये सोने का कमोड है। शौक का कोई मूल नहीं होता है ना, अच्छा, जिसको शौक है ना वो कुछ भी कर सकता है। तो भाई लेट्स सी कौन इसको खरीदता है, और जो भी खरीदेगा हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये अमेरिका से खबर थी, तो अगली खबर अमेरिकी सदर ट्रंप के बारे में, जिनकी डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग के बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी के डायरेक्टर जनरल और सीईओ मुस्ताफी हो गए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमला करने के लिए उकसाते हुए दिखाया गया। वो सच क्यों दिखा दिया भाई? हाँ जी, ट्रंप बड़े नाराज हो जाते हैं। मुझे तो लगता है ट्रंप को बड़े मूड स्विंग्स भी आते हैं। बहरहाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ओहदेदारों के इस्तीफे का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बददियानत सहाफियों को बेनकाब करने पर टेलीग्राफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो बददियानत हो गए अगर उन्होंने आपका वो वाला चेहरा दिखा दिया है, तो सच दिखा दिया, तो सच दिखा दिया है। मतलब आपने कहा था तो उन्होंने दिखाया, यानी उसमें एडिटिंग में आप कितना ही मार्जिन दे देंगे सहाफियों को। बहरहाल जी, ट्रंप साहब भी अजीब ही लग रहा होता है कहना, लेकिन ओन नहीं करते वो अपनी गलतियों को। आगे बढ़ जाते हैं। और भी का क्या मतलब है आपका? भी का क्या? मैं इसको करना चाहूंगी, हज़फ करना चाहेंगी। चले, आप हमने हज़फ कर दिया, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ बात कर लेते हैं आपकी अपनी सियासत के बारे में, क्योंकि इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम जो है ना, उसने एक हलचल मचाई हुई है। हम सब जानते हैं 27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट से मंजूर करवाई जाएगी, और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं, उन्होंने आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया है। सेनेटर फारूक एच नाइक मुश्तरका कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे, और इस कमेटी ने तरमीम का मुसव्विदा भी मंजूर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर आज़म के लिए फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की जो तजवीज़ दी गई थी वो वापस ले ली गई, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मकामी हुकूमतों पर MQM की तजावीज़ से मुतालिक एक ब्रेक थ्रू आज होने का इम्कान है, आज एक्सपेक्टेड है। और दूसरी जानिब अगर अपोजिशन जमातों की बात करें तो कमेटी इजलास के बॉयकॉट का ऐलान भी उनकी जानिब से किया गया था। PTI है जिसमें JUIFA है, PK मैप है, और MWM के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए थे। और गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई, उन्होंने तहरीक चलाने और पार्लियामेंट ना चलने देने का भी ऐलान किया था। कहा कि आज से ये तहरीक जो है वो शुरू होने वाली। चैलेंजेस बहुत हैं हुकूमत के लिए। इस पर कुछ मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली खान साहब, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर आयशा, क्या हाल है आपका? नम कैसी है? ठीक ठाक? बिल्कुल जबरदस्त, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रेडी फॉर द डे? आज का दिन काफी हंगामा खेज होने वाला है। नहीं, कोई हंगामा नहीं होगा, सब कुछ जो है वो स्मूथली हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये हल्की फुल्की मौसीकी जो है ये तो बैकग्राउंड में चलती रहेगी, इसके बगैर मजा भी नहीं है, इसकी कोई परवाह नहीं। अच्छा, इस हल्की फुल्की फुल ऑर्केस्ट्रा हमारे पार्लियामान में होने जा रहा है आज। हल्की फुल्की मौसीकी तो चलती रहेगी, रेजिस्टेंस आती रहेगी अपोजिशन की तरफ से, लेकिन जो फुल ऑर्केस्ट्रा होने वाला है हमारे पार्लियामान के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल अवाम का जो होता है ना, जो कुछ हद तक मेरा भी है, अवाम के लिए कोई कानून साजी की जा रही है? इसके अंदर कोई ऐसी तरमीम शामिल है जो अवाम के लिए हो? बुनियादी तौर पर ये सारी तरमीम आवाम के लिए ही की जाती है। पार्लियामेंट को ये बात जहन में रखिए कि जो मुल्क का पार्लियामेंट होता है, उसकी जो असेंबली होती है, उसका जो कोर काम होता है बुनियादी तौर पर वो कानून साजी करना है और कानून में तरमीम करना है, और वो कवानीन लाने हैं जिसका पाकिस्तान को फायदा हो, पाकिस्तानी अवाम को फायदा हो। अब आप इसमें कोई भी तरमीम उठा ले तो डायरेक्टली थोड़ा सा बता देना इख्तियार वली साहब, अवाम के फायदे के लिए इस तरमीम को हम किस तरह से देखें? अवामी फायदे के लिए कुछ निकात अगर आप बता दें कि ये चीजें। लेट्स सपोज ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात है, तो ये अब जो हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कह लें, आप इसको हाई कोर्ट कह लें, ये दोनों अदालतें ऊपर से इस पे इतना बोझ है कि इनका बैकलॉग जो है तो वो तकरीबन मिलियंस पे पहुंच चुका है। 50-60 लाख केसेस जो हैं वो इंसाफ के मुंतजिर हैं। और अगर आप नीचे से देख लें तो जब परवेज मुशर्रफ का दौर था, तो आज से तकरीबन कोई 26-27 साल या 30 साल पहले, 2000 की बात है, 25-26 साल हो गए उसको। ठीक है। उस वक्त जब उन्होंने मैजिस्ट्रेसी को और जुडिशरी को अलग कर दिया था, तो उसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया था कि जो मैजिस्ट्रेसी लेवल के एग्जीक्यूटिव टाइप के
नॉर्मल रूटीन के जो छोटे मोटे मुकदमात होते थे, जैसे दुकानदारों के पर्चे हो जाते हैं, स्टूडेंट्स के जुलूस हो जाते हैं, लेबर के जुलूस हो जाते हैं, तो वो भी जुडिशरी पर वो उसका बोझ आ गया। तो लोगों के केसेस जो हैं वो एक अरसे से वो आपने देखा होगा कि फिर तो वो जो फौजदारी मुकदमात हैं वो अलग, लेकिन जो सिविल नौयत के मुकदमात होते हैं उसमें तो एक नस्ल मुकदमा करती है और दूसरी तीसरी नस्ल को जाके कहीं इंसाफ मिलता है। तो इन सारी चीजों को यकलख्त स्मूथ करने के लिए कि आपका जुडिशरी का जो निज़ाम है वो बेहतर चले, अच्छा चले, उसके लिए ये कानून लाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आईनी पिटीशन टोटल ये 10% होती है, लेकिन अदालत का ये तकरीबन 50% टाइम ले लेती है। तो डेफिनेटली अब आवाम को स्पीडी जस्टिस मिलेगा लोकल सतह पर, और ऊपर की सतह पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर सही है। आपकी जो अदालत है। इख्तियार साहब, ये जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी उसमें भी डेफिनेटली ये तजवीज़ किया गया था कि एक आईनी अदालत इस तरह से बना दी जाए, लेकिन उस वक्त ये मंजूर नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि उस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे थे या जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे, स्पेशली एक बड़ा हल्का अगर हम वकला की बात करें, उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़ उठाए जा रहे थे, इस मरतबा वो नहीं एतराज़ात सामने आएंगे और ईज़िली मंजूर कर ली जाएगी ये तरमीम, 27वीं तरमीम, और स्पेशली आईनी अदालत वाला ये जो नुक्ता है? उसकी वजह यह है, एक तो ये जो आईनी अदालत की बात की तजवीज़ थी, ये 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने मिलकर ये बात जो थी, तो ये तय की थी कि हम मुल्क में आगे जाकर आईनी अदालत बनाएंगे। ठीक है। अब जब हम 26वीं आईनी तरमीम ला रहे थे तो इसमें बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल था, और बिलखसूस इसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की बड़ी पुरजोर उनकी अपील थी कि आईनी अदालत की बजाय आप आईनी बेंच की तरफ चले जाएं, पहले कदम में, पहले स्टेप में। हमने देख लिया, लेकिन वो ऐसा ही हुआ जैसे मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसकी जो असल इंटेंसिटी है, जो इसकी अपनी स्पिरिट है, वो इसी में हो सकती है कि आईनी अदालत बने और उसको कहीं उसके फैसलों को चैलेंज ना किया जा सके। मतलब एक सेंटिमेंट या एक स्टेटमेंट कह ले, कुछ मुबस्सरीन ये भी राय रखते हैं इस आईनी तरमीम के बारे में, स्पेशली 26वीं और 27वीं दोनों को मिलाकर ही बात कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो कोशिश की जा रही है, ये अदलिया को पार्लियामान के ताबे करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपका क्या कॉमेंट होगा? अच्छा, ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इदारा है, लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट है वो तमाम इदारों का सुप्रीम इदारा है। वो अवामी नुमाइंदा है, वो अवाम को जवाबदेह है। वो 5 साल बाद अवाम के पास जाकर उनसे वोट लेते हैं और अपनी कारकर्दगी बताते हैं। मुझे अब पाकिस्तान में कोई दूसरा इदारा बताए क्या सुप्रीम कोर्ट जाती है अवाम में कि हमने कैसे काम किया? इसीलिए सुप्रीम इदारा होने के बाद ये जिम्मेदारी भी फिर पार्लियामान की बनती है ना कि ट्रांसपेरेंसी जो है ना उसको भी इंश्योर किया जाए। अब अगर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, अदलिया के जैसे चीफ जस्टिस की तैनाती की बात करी जाए या जजेस की तैनाती की बात करी जाए, उसके बारे में भी कहा जा रहा है वो तो सदर या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लगाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि फिर सवाल तो उठेगा आवाम के दिल में भी, या फिर ऑपोजिशन जो है वो इस पॉइंट को उठाकर लेकर चैलेंज कर सकती है? देखिए, अपोजिशन तो अगर आप सूरह इखलास भी पढ़े ना, कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर भी पढ़े ना, वो भी उसमें भी आपको फतह देंगे। उन्होंने तो काम यही करना है, वो तो तनख्वाह इस बात की लेते हैं। जहां तक आपने बात की कि जजों की तकर्री, ये तमाम इख्तियारात चले जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये वो इदारा है जो जजों को अपॉइंट करता है। जिनके पास जजों को अपॉइंट करने का इख्तियार है, सही है। अगर उनके पास जजों को ट्रांसफर करने का इख्तियार आ जाए तो इसमें कबाहत क्या है? अपोजिशन तो वैसे ही ज़ेबे दास्तान के लिए बोलती रहेगी, कभी रोती रहेगी, कभी हंसती रहेगी, कभी अपने बाल नोचेंगे, उनके तो काम ही यही रहेगा। इख्तियार साहब, मैं चाहूंगी जरा जल्दी से आप इस बात का जवाब दे दें। अवामी नेशनल पार्टी ने जो मुतालबा किया है खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने का, उन्होंने कहा खैबर इसके साथ से हटा दें, आपका इस पर मौक़िफ़ क्या है?
मैं पर्सनली मतलब मैं पार्टी या हुकूमती मौक़िफ़ के अलावा मैं ANP के इस तजवीज़ के साथ मुत्तफ़िक हूँ और मतलब इसकी ये क्या उस वजह? वक़्त जब ये नाम तब्दील हो रहा था तो उस वक़्त ये बात थी कि इसके साथ खैबर का एक लाक़ा लगा दिया गया था और खैबर वाक़ई में एक ज़िले का नाम है जहाँ से हमारे ये नौवारिद वज़ीर आला साहब भी सुहेल अफरीदी साहब भी वहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। सही है। लेकिन एक ज़िले का नाम सूबे के साथ मेरे ख़्याल में अगर ये हट जाए, ये सिर्फ़ पख्तूनख्वा हो जाए तो ये अच्छा होगा। ठीक है, एक ठीक है। अच्छी बात और ये जो सदर के लिए ये इम्यूनिटी लाइफ टाइम मांगी गई है, इसके ऊपर भी एक पॉइंट बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ये मेरे ख्याल में ये कई मुल्कों में ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद है तो इसमें कोई कबात नहीं अगर सदर साहब को मिल जाती है। हाँ, वज़ीर आज़म साहब का ये बड़ापन है कि कुछ दोस्तों ने, कुछ सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म साहब का नाम भी इस इम्यूनिटी के लिए स्पीकर साहब का नाम भी उनको दिया भी था। ये एमनेस्टी हासिल होगी कि वो हो जो तो उन्होंने वो भी रास्ते में ही थे कि उनका मैसेज आ गया कि आई एम नॉट इनटू इट और वज़ीर आज़म जो है उसको चलें, आपको ऐसा लगता है कि सदर को अगर मिल जाती है इम्यूनिटी लाइफ टाइम तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, आपकी राय है? ठीक है, मुझे बिल्कुल ठीक है। कब तक ये मंजूर हो जाएगी इसके बारे में बता दें, और नंबर्स पूरे हैं उसकी तो कोई टेंशन नहीं है हुक्मरान इत्तेहाद को? तरमीम तो लाई ही तब जाती है जब नंबर पूरे होते हैं। नंबर पूरे ना हो तो तरमीम को वैसे रगड़ने के लिए थोड़ी वैसे मौलाना दुबई चले गए हैं, मौलाना के नंबर्स भी तो चाहिए थे, वो कराची से दुबई रवाना हो गए। कोई नहीं मसला। अच्छा, उनके पता है नंबर पूरे अकेले गए? अच्छा, बेटे भी गए उनके? साहब गए हैं ना, कोई बात नहीं, नंबर उनके हैं, इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे। चले देखते हैं। जो है वो आपकी मुस्कुराहट बड़ी मानी खेज है, मुस्कुराहट बड़ी मानी साहब जो है ना जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाना साहब दर हकीकत अपोजिशन लीडर है। जो अचकजई साहब है ना, वो तो महज इमरान खान की रिहाई कमेटी के चेयरमैन कह लें, सदर कह लें या उसके सरबराह कह लें, उनका इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। मौलाना साहब हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और वो ज़िम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, चले बता देना इख्तियार साहब, मंजूरी का बता दें, आज एक्सपेक्टेड है मंजूरी कब तक हो जाएगी? आई होप सेनेट से तो आज हो जाएगी और बाकी जो है तो कौमी असम्बली में भी आज पेश कर दी जाएगी। आज 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास है, वहाँ पर भी बिल आ जाएगा, फिर उस पर डिबेट होगी इंशाल्लाह। यू विल सी। ये मुझे नहीं लगता कोई मसला नहीं है, स्मूथली पास हो जाएगा। चलिए लेट्स सी, देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने मौक़िफ़ जो है स्पेशली 27वीं आईनी तरमीम के बारे में वो हमारे सामने रखा है। वो कहते हैं कि सेनेट से आज हो जाएगी पास और अगर सदर को इम्यूनिटी मिल भी जाती है लाइफ टाइम, कोई मसला तो उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है उनके मुताबिक, ये हम नहीं कह रहे। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि कारोबारी ज़िंदगी है, ये चलता रहना चाहिए, सियासत तो चल ही रही है, लेकिन जो ज़िंदगी के साथ हमारे मसाइल हैं ना वो भी चलते जा रहे हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है ज़िंदगी में आसानी तो आ रही है, लेकिन अनम आपको पता है कि प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा भाई। टेक्नोलॉजी से आसानी तो एक तरफ है ही, लेकिन प्रॉब्लम्स का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। खास तौर पर ये जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है ना, बच्चों में जो इसका इस्तेमाल है वो मुझे अम्मी की बातें याद आ रही हैं, सर में दर्द हो रहा है, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, कोई मसला है तो ये वजह है। और ये कहीं ना हाँ, मैं ये कहने लगी थी, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बात अम्मी की ठीक होती है। फिर अम्मी कह रही थी जब मेरी स्टेज पे आओगी पता लगेगा। बहरहाल जी, बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा पर मुतअद्दिद मरतबा बात की जाती है, आज फिर हमने सोचा कि इस पर बात करनी है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बच्चे एक और बीमारी का शिकार हो रहे हैं और वो बीमारी है आंखों की या बिनाई की कमज़ोरी की। आपको पता है जितना आप स्क्रीन टाइम देते हैं तो आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहली जो आपको बात कर रहे होते हैं ना कि गैजेट से आपने दूर रहना है। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो कहा जाता है कि बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का किसी के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन जब आप बच्चों की हेल्थ की बात करते हैं और अक्सर हमें नज़र आ रहा होता है बच्चा खाना नहीं खा रहा तो चलो टैब पकड़ा दो या फ़ोन पकड़ा दो, खाना तो खा लेगा। बहुत सारी माएँ ये शिकवा करती हुई, सब छोड़े, मेरी अपनी छोटी बहन ये बात कर रही होती है कि अगर मैं इसको फ़ोन नहीं दूंगी बेटी को तो ये खाना नहीं। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। तो मैं सबसे पहले कहती हूँ आपने आदत डाली क्यों थी उनको। खैर, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और डिजिटल स्क्रीन्स की अगर हम बात करें तो उसके हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में मायोपिया, नज़दीक की नज़र की कमज़ोरी तेज़ी से बढ़ रही है। लाहौर के मकामी अस्पताल में एक सेमिनार हुआ जिसके अंदर ये बताया गया कि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनमें से 40% बच्चे मायोपिया का शिकार हो चुके हैं
और ये शरह हर साल 14% तक बढ़ सकती है। इट्स अ बिग नंबर। स्क्रीन के सामने ज्यादा वक्त गुजारने से बच्चों की जो पलकें हैं कम झपकती हैं, ये भी बता रही है स्टडीज, और जिससे आंखों में खुश्की हो जाती है, जलन हो जाती है और कमजोरी भी आंखों में पैदा हो जाती है। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन और स्क्रीन पर तफरीह जो है ना, उसने बच्चों को कुदरती रोशनी से महरूम कर दिया। अब तो सारे लेक्चर्स और सब कुछ असाइनमेंट्स, अब आपको गैजेट्स आपकी जरूरत बन गई, बच्चों की भी जरूरत बन गई है, बड़ों की तो है ही। जरूरत तो बन गया है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी इतनी ज्यादा जरूरत हाँ, नहीं जो है। बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, हाँ। डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, उनके अंदर इन्वॉल्व करना जरूरी है। लेकिन WHO जो है ना, वो भी ये बता रहा है कि 2050 तक दुनिया की निस्फ आबादी मायोपिया का शिकार हो सकती है अगर एहतियाती तदाबीर अपनाई ना गई। तो मायोपिया जो है ना, वो बहुत बुरी शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। अब तो आपने बात की ना कि आंखों में जलन, खुश्की और ये सब चीजें फील, ये तो मुझे अभी से फील होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, हालांकि बचपन में मैंने इस्तेमाल नहीं किया फोन। नहीं, हम अभी जो हम एक्सेसिव इस्तेमाल करें, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा है। मेरे आंखों में इन्फेक्शन आपको पता है कुछ अर्सा पहले हुआ था, और मैं डॉक्टर के गई, उन्होंने कहा कि आपकी आंखें बहुत ज्यादा ड्राई है। उसकी एक वजह है कि पानी का कम पीना। अब मल्टीपल इसकी रीजंस हैं, हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते, पानी का इंटेक हमें पता ही नहीं होता कि वो आंखों भी कितना फायदेमंद है। लेकिन आज का सेगमेंट जो है ना, हम फोकस करते हैं बच्चों के बारे में, कि ऊपर बच्चों की आंखें जो है ना, वो किस तरह से हम महफूज रख सकते हैं, हमारा अपना किरदार क्या हो सकता है। डॉक्टर सीमा कयूम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं शोबा इत्फाल चश्म से। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सीमा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं चाहूँगी, आप मायोपिया जो है, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, आप करेक्ट भी कर दीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, व्हाट इज दिस? बेटा, मायोपिया, यू आर एक्चुअली प्रोनाउंसिंग इट वेरी राइट। मायोपिया एक्चुअली ये होता है कि जो आईबॉल की एक लेंथ होती है, आप कुदरती तौर पर जो है वो लेंस की अकोमोडेट, जो लेंस की पावर, कॉर्निया की पावर, जिसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कहते हैं, वो आपके आईबॉल की लेंथ के साथ कोऑर्डिनेट और कॉरेस्पॉन्ड करता है। इन मायोपिया होता ये है कि आईबॉल की लेंथ नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, और जो लाइट रेज है वो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग ऑन द रेटिना, या जैसे कि पर्दे बसारत कहा जाता है, उस पर फॉल करने के बजाय वो आँख के पर्दे बसारत के आगे फॉल करता है। तो इसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन है वो अच्छी नहीं बनती, ब्लर्ड इमेजेस आती हैं। तो बच्चे जो है दूर की, तो खैर दूर की, इसमें ऐसा होता है कि दूर की नज़र उनकी ख़राब हो जाती है। नियर की तो फिर भी कुछ बेहतर देख लेते हैं, बट फार विजन के लिए उनको इशूज़ बनते हैं। राइट, इसके अंदर ये बताइए अब कि नॉर्मली अगर एक बच्चा, या पहले की जनरेशन्स में हम चले जाएं जब मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था, उस वक्त मायोपिया की क्या रेशो थी, और आज के बच्चों के अंदर या आज के नंबर्स क्या बता रहे हैं, क्या रेशो है? बेटा, मायोपिया वाज ऑलवेज देयर, किसी न किसी वजूहात की बना पर कोई भी वजह बन जाती थी और आईबॉल की लेंथ बड़ी हो जाती थी और मायोपिया होता था। लेकिन पिछले 5 सालों में जो है इसमें 14% एवरी ईयर इन द नंबर ऑफ पेशेंट जिनको मायोपिया हो रहा है वो इंक्रीज हो रहेगा। तो कहा यह जाता है कि 2030 तक more than 50% of the population of the world would have myopia, और इसको रिलेट किया जा रहा है एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिजिटल स्क्रीन। और सबसे ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन में जो ज़्यादा आपका जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो आपका मोबाइल और आपके आईपैड्स, जिनको कि आप हाथ में लेके नियर वर्क के लिए यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये बनती है कि जब आप नज़दीक देख रहे होते हैं तो आप जो है बहुत ज़्यादा अकोमोडेट कर रहे होते हैं। कुदरत, रब बारी ताला ने एक ऐसा कुदरती निज़ाम बनाया है कि हम एक ही वक्त में दूर भी देख सकते हैं और नज़दीक भी देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन हमारी आंख और उसके मसल्स और बाकी सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो जब हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे होते हैं, उससे जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं एक हाथ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूंगी तो मेरा हाथ के मसल्स जो है टायर्ड हो जाएंगे। तो इसी तरह आंख के मसल्स को भी एक्सेसिव यूज़ की वजह से इफेक्ट पड़ता है। एक तो ये वजह बनती है। दूसरी वजह ये बनती है कि जी पूछे। मैं ये पूछने लगी थी कि सिर्फ दूसरी वजह ये या मोबाइल का इस्तेमाल ही इसकी वजह है? आप अपना बात इसके बाद कंप्लीट कर लीजिएगा। यही एक वजह है या और भी फैक्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व? मेजर फैक्टर एक तो है मोबाइल या गैजेट्स का इस्तेमाल है, और उसकी वजह से, क्योंकि आप देखें ना आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई। तो जब बच्चा मोबाइल पर बैठा है सारे शाम तो आउटडोर एक्टिविटीज़ उसकी ख़त्म हो गई। सो जो आपकी सेहत को कायम करने के लिए आपको सनलाइट, धूप, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बच्चा आपका बाहर खेल ही नहीं रहा है ना, बच्चा आपका मोबाइल से उठ ही नहीं रहा है। तो जब वो मोबाइल से उठता नहीं है, जो मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे वालिदैन मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी किताबें भी तो हम पढ़ते हैं
हैं तो उससे मायोपिया क्यों नहीं हो रहा? तो जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो बच्चा होता है उसका वैसे अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता है, वो उठ जाता है, वो इधर उधर देखता है, वो भागता है, वो दौड़ता है, वो बाहर भी देखता है, आपको जबरदस्ती उसको बिठाना पड़ता है उस किताब के लिए। लेकिन जब ये बच्चे मोबाइल देख रहे होते हैं और स्पेशली गेम्स खेल रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ नहीं होते, उनकी तरह आंखें फाड़ फाड़ के उनके मुंह भी खुले होते हैं तो डॉक्टर और आंखें साहिबा भी खुली होती हैं। इसका हल They बताएं stop ना, blinking. क्योंकि आजकल फोन का इस्तेमाल ना होना ये तो हम तस्वुर ही नहीं कर सकते। इवन बच्चे जो हैं हल से पहले सब ये जानना भी जरूरी है ना कि सिम्टम्स क्या क्या हो हाँ। सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है ना वो मायोपिया का शिकार हो गया? अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है, क्योंकि बच्चे आपको पता है उस तरह से कम्युनिकेट तो कर नहीं पाते, लेकिन कम्युनिकेट करने से पहले ही उनके हाथों में फोन्स होते हैं। और बड़ा अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहिबा ने बताया कि किताबें जो है ना वो आपको एडिक्ट नहीं बनाती हैं जिस तरह से मोबाइल फोन्स या मोबाइल स्क्रीन। उसके ऊपर तो अब ये प्रूफ भी हो चुका है ना कि ऐसे ऐसे एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एडिक्टिव होते हैं। तो कलर्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं या एल्गोरिदम के अंदर इस तरह की चीजें रखी जाती हैं। तो डॉक्टर साहिबा हमें पता कैसे चले, खास तौर पर क्योंकि हम बच्चों को फोकस कर रहे हैं, बच्चे जो अभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, उस तरह से बोल नहीं सकते, हमें कैसे पता चलेगा किन सिम्टम्स से किन बच्चों के अंदर मायोपिया के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? आपका बच्चा जो है ना अगर थोड़ा बड़ा होगा तो जब 2-3 साल का तो वो हेडेक्स की कंप्लेन करेगा, आई एक की कंप्लेन करेगा, चीज़ों को बहुत आंखों को सुकेड़ के देखेगा। एक मिसकंसेप्शन है कि बच्चा टीवी के आगे जाके खड़ा हुआ था तो बहुत करीब से देखता है तो आंखें खराब होंगी। इट इज़ अदर वे राउंड, उसको नज़र नहीं आता तो वो जाके टीवी से आपके जुड़ जाता है, चीज़ों को उठा के बहुत नज़दीक करके आंख के ला के देखना शुरू करेगा, कंटिन्यूस हेडेक हो जाएगी, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाएगा, उसकी आपको स्कूल के मतलब स्कूल से आपकी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे बहुत पहले सुनन वालिदैन को पता चल जाना चाहिए, हमें टीचर का इंतजार नहीं करना चाहिए कि टीचर हमें बताए कि हमारे बच्चे को नजर नहीं आता। सो जो ऑब्जर्वेंट माँ बाप होते हैं, और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनमें टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। तो अगर बच्चे में टेढ़ापन या स्क्विंट आ जाए तो सबसे पहले जाके उसकी नज़र चेक कराए, क्योंकि वो लम्हा फिक्रिया होता है। तो मतलब सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड ऑन करनी चाहूँगी, मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है कि क्या हम अपने बच्चों को एडिक्ट बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को, क्योंकि जब एक बच्चे के हाथ से जब आप मोबाइल फोन को लेते हैं जबरदस्ती, एक पहले तो हम उसको आदत डाल देते हैं, जब आदत डाल देते हैं फिर जब कोई कहता है कि फोन उससे ले लो तो जब हम उसके हाथ से छीनते हैं तो बच्चा आपका एग्रेसिव हो जाता है। वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लड़ता है, झगड़ता है, यहाँ तक कि वो चीज़ें फेंकता है। मतलब लोग ये कहते हैं कि हमारा बच्चा चीज़ें फेंकता है, दीवारों पर चीज़ें मारता है। तो वाई डू वी वांट कि हमारे हम अपने बच्चे को एडिक्ट बना दें उसमें, और एक ड्रग एडिक्ट में फिर क्या फर्क रह गया? यानी जब आप मोबाइल छीनते हैं तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। ये बता तो दें हमें क्या ये बीमारी खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को अगर हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गया है, क्या ये रिवर्सेबल है? और दूसरा जो आप बात करी थी एंगल वाली, कि एंगल्स के मसले मैंने बड़ों में तो देखे हैं, तो बच्चों में भी क्या आंख की एंगल का मसला हो जाता है? क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा है उसमें उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, अगर बड़ों में तो आपको उस पर पता लगता है, उन बड़ों को बेचारों को बहुत बचपन से होता है। वो निगलेक्टेड केसेस होते हैं। जो आप अडल्ट्स में स्ट्रैबिस्मस देखते हैं स्क्विंट, वो निगलेक्टेड केसेस हैं। बच्चों में अगर अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली डिटेक्शन हो जाए, मतलब एक मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे डॉक्टर्स और लोग कहते हैं बच्चा बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बच्चा बड़ा होकर ठीक नहीं होगा। बच्चे को जिस दिन स्क्विंट के आपको लग रहा है फौरन आपने दिखाना होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट उसको रिवर्स कर देता है। आप स्क्विंट को सीधा वापस आंख को अपनी जगह पे आ सकते हैं। अगर उसका स्क्विंट इस वजह से है कि उसको नजर कम आ रहा है पहले, तो उसमें ये कि आप उसको ग्लासेस लगा दें। अगर कोई और वजह है तो उसको भी आप इंटरवीन कर सकते हैं। बाकी जो आपने कहा कि मायोपिया के रिवर्स होने का, वो रिवर्स नहीं होता। जो नुकसान हो गया वो अपनी जगह नुकसान हो गया, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली आजकल नो वी कॉन्ट, और जिसमें एस्टिग्मेटिज्म आ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल जितना बच्चा है, एक होता है ना 2, 3, 4 का मायोपिया, वो मैनेजेबल था, बच्चा ऐनक लगाता है, देख लेता है। लेकिन अब जो बच्चे आते हैं वो -9, -10, -12, -13, वो उनकी विजन भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। वो अब वो 6 नहीं हो रहे हैं। आप ग्लासेस भी लगा देते हैं तो उनकी 50% मेजर्स लेने पड़ेंगे भाई, इसको रोकना पड़ेगा और पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। ये जो बड़ी अच्छी बात थी ना डॉक्टर साहिबा ने एडिक्ट्स बनाने वाली, इसके बारे में एक बड़ी शख्सियत ने बात की थी, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी लाइन बहुत अच्छी थी कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही बिजनेसेस ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनके कंज्यूमर जो है ना वो यूज़र हैं। एक तो सॉफ्टवेयर सेल करने वाले और दूसरा ड्रग्स बेचने वाले। खैर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सीमा कयूम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है तो उसके कॉर्निया की लाइंस और लेंथ जो है ना वो ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से उसको आंखों का मसला हो सकता है। तो इसको रोकना, दूर रखें बच्चों को दूर रखें मोबाइल फ़ोन से भी और टैबलेट से भी। चाहे बच्चा खाना नहीं खा रहा, थोड़ी देर के लिए उसको कोशिश करें ना उसके साथ मैनेज करने की, और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों को लेकर जाएं, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हों आपके लिए।
एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद दीगर अहम सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमारा जो अभी का सेगमेंट है एक नौजवान प्लेयर के बारे में है जिन्होंने अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं, कई रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। आज हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे 16 साला मिकाइल अली बेग से। पाकिस्तान का अंडर 18 इंटरनेशनल नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं और मिकाइल ने इस्लामाबाद में मुसलसल 3 हफ्ते जारी रहने वाले बैनुल अक़वामी टेनिस टूर्नामेंट्स में शानदार कारकर्दगी उन्होंने दिखाई और तीनों चैंपियनशिप्स उन्होंने अपने नाम किए। उन्होंने कहा मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, तीनों की तीनों जीत लूंगा। इस मुकाबले में रशिया से भी एथलीट्स आए हुए थे, बरतानिया से भी थे, कोरिया से भी थे, जापान से भी थे। और आपको पता है कि वहाँ से जब एथलीट्स आते हैं उनके पास जो फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है या फिर उनके पास जो कोचेज़ मौजूद होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, या फिर ये एक परसेप्शन पाया जाता है कि बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन जो कुछ भी था परसेप्शन था या असल में था, जो मिकाइल है ना उन्होंने सबको मात दे दिया। खैर सिर्फ जूनियर सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी मिकाइल अपनी पहचान बना रहे हैं। डेफिनेटली वो दुनिया के कम उम्र तरीन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें मेंस डेविस कप के लिए मुंतखब किया गया, जहां उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी पैराग्वे के खिलाफ की थी। और मिकाइल जो है ना वो मल्टी टैलेंटेड है जनाब, वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है बल्कि अब तकरीबन मुसन्निफ बन भी चुके हैं। तकरीबन क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुई है ना बुक, तो उनकी बुक के बारे में बता देते हैं। मिकाटेंसिटी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, मैंने पूछ भी लिया क्योंकि ये मिकाइल और इंटेंसिटी इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाया हुआ है। और आगे है बी बेटर देन यस्टरडे, यानी कि आपका जो आज है ना वो कल से बेहतर होना चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये दिसंबर में रिलीज़ होने जा रही है। तो मिकाइल और उनकी वालिदा आयशा आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा सफ़र के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतना कुछ कर लेना, ये मोटिवेशन कहाँ से आती है और किस तरह से आगाज़ हुआ। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। How are you? Assalamu alaikum. Thank you so much for having us. Glad to have you on the show and tell us about your journey and your time being in Pakistan right now. So it started a couple months ago. I knew I was going to come and play 3 tournaments here. So I really wanted to train very hard before coming here. So to prepare, I've been training very hard, 6 hours a day, 6 days a week. Oh, wow. And I would wake up 6 a.m. every day. So it really helped me, I think, in the last 3 weeks to be able to last for 3 weeks of just playing non-stop without getting tired or fatigued mentally. Definitely, and you're done with the championship? Yes, yesterday was my last finals. And you won that also. Yes, I did. Congratulations, great. हम आयशा से ज़रा बात कर रहे थे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स दे आर उर्दू स्पीकिंग, वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। आयशा, हाउ आर यू? आपका टाइम कैसा गुजर रहा है एंड ओवरऑल ये 3 वीक्स का चैंपियनशिप जो है ना, ज़रा बताइए कैसा रहा है आपके लिए, कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों ने हमें इधर हम पे बुलाया। इनफैक्ट ये एक्चुअली मिकाइल का सेकंड होम ही समझे, कई बार आ चुका है पहले भी इस पे, और जब आता है तो कुछ ना कुछ इसके साथ फॉलोइंग द न्यूज़ इसके साथ कुछ अच्छा ही हो जाता है माशाल्लाह। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है इंशाल्लाह। बट या गुड क्वेश्चन, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही थकाने वाली चीज़ होती है। मैं इसके साथ सिर्फ यहाँ भी ट्रैवल नहीं करती बल्कि हम लोग बहुत और मुल्कों में ट्रैवल करते हैं वर्ल्ड वाइड आप जा रही होती हैं। एग्जैक्टली, जहाँ पे इसको टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, इसके साथ मैं कॉन्स्टेंट इसकी समझे मैं अब सिर्फ माँ ही नहीं रही हूँ बल्कि इसकी फुल टाइम मैनेजर बन चुकी हूँ। तो उसमें बस यही है कि हर चीज़ इसकी हैंडल करना, न्यूट्रिशन से लेके इसकी स्लीप, इसकी स्टडीज़ भी, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टडीज़ करता है, तो इसकी वो सारी चीज़ें मैनेज करना, ऑन कोर्ट प्रेपरेशन, इसके साथ इट्स ऑल वेरी टफ। सो यू कैन इमेजिन कि ऑब्वियसली फिर जब ही इज़ प्लेइंग आई फील लाइक you know, आपने क्या 3 घंटे का मैच खेला? मैंने कहा मैंने तो 3 से ज़्यादा घंटे खेला। अच्छा, किस उम्र से आपको लगा कि मिकाइल को शौक है या बहुत यंग एज में? बहुत यंग एज में एक्चुअली, इंटरेस्टिंगली आई थिंक ये लिटरली टॉडलर था, 2-1 साल का था, तब से मुझे मेरे हस्बैंड को आइडिया था कि इसके अंदर स्पोर्ट्स एक नेचुरल, इसको टीवी पे भी देखता, कार्टून नहीं देखने, स्पोर्ट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। तो ये शुरू से रखने के लिए काफ़ी चीज़ों में डाल दिया कि बच्चा बिजी रहे बेसिकली। तो इसने जिमनास्टिक्स, टाइकोंडो सब कुछ शुरू कर दिया था, टेनिस भी साइड पे शुरू कर दी। जिमनास्टिक्स में ही वाज वेरी गुड, टाइकोंडो में बाय एज 8 ही वाज द फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट। तो वो सब किया। तो फिर टेनिस एक दिन आके कहता है कि यू नो आई थिंक आई एम गेटिंग टू टॉल फॉर जिमनास्टिक्स, लेकिन टेनिस मुझे फुल टाइम करनी है। तो फिर उसके बाद ही वाज लाइक अराउंड 9-10। Let's ask Mikhail, why did you choose tennis? There were other sports as well. Why tennis? Well, I was very fond of all different types of sports when I was young. I loved basketball, taekwondo, gymnastics.
I was mainly doing gymnastics and taekwondo, and I was doing tennis more as a hobby. Yeah. But I had already reached first degree black belt in taekwondo, and by the time I was age 9, I was way too tall for gymnastics. My muscles were getting too tight. And What's your height? देखने वालों को शायद इतना पता right नहीं लग now रहा. I'm 6'3", so if I would Mashallah. continue to do gymnastics, no way. Who's your inspiration, Mikhail? My inspiration, I have 2 inspirations. One is Novak Djokovic, Okay. and next is Pakistani tennis player Asamul Haq Qureshi. Don't tell me Sania Mirza because मैं पूछने लगी थी कहीं सानिया मिर्जा तो नहीं है. अच्छा मिसाल, you're US born and it's highly unlikely for a person who's born in one country and playing for another country, let's say for their parents or their forefathers' country. Why did you choose to play for Pakistan? Well, that's also because of Assam. In 2020, I went to the Delray Beach Open, and Okay. I saw Assam's name on the board, and I asked my dad, who is this player from Pakistan? Because I've never seen a Pakistani tennis player before. And my dad told me all about him, and I really wanted to do the same as him. He inspired me a lot. I reached out to him for an interview, and I was able to interview him on my YouTube show called Lead the Way. And he let me interview him for So you know 1 how hour. this game works, Yeah. yeah? You know So, that, yeah, That's exactly. great. जॉब कर लेगा. बहुत अच्छा है. अच्छा ये बड़ा डिफिकल्ट भी होता है जब बना से कोई डिसीजन लेते हैं कि मैंने इस फील्ड की तरफ जाना है एंड यू डोंट नो Exactly. अबाउट दैट अ लॉट, आपको नहीं पता होता, तो फिर पेरेंट्स का अपना भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है कि बिल्कुल, कहाँ से शुरू करवाएं बिल्कुल, बच्चे कहाँ को से शुरू करें. ताकि वो टॉप तक पहुंच सके. Exactly. वो जर्नी आपकी कैसी रही? वो सी मेरा ये बिलीफ है, इनफैक्ट अभी मिकाइल की तो किताब आ रही है, विल टॉक अबाउट दैट इन अ लिटिल बिट. Yeah. नेक्स्ट ईयर मेरी भी आ रही है. Okay, तो जबरदस्त. हाँ, मेरा ये शुरू से हमारा बिलीफ रहा है कि अगर आपका बच्चा कोई ड्रीम देखता है, एज अ पेरेंट्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके ड्रीम के साथ Fulfill खड़े हो. करें, बिल्कुल. ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो ड्रीम ऐसा इतना अनरियलिस्टिक है वो तो आप उसको गाइड कर सकते हैं. लेकिन जो इसने ड्रीम्स देखे हैं, मतलब कि हमारे पास चॉइस नहीं है कि इसको सपोर्ट करें. ये माशाल्लाह से ही सो हार्ड वर्किंग, इवन सिंस यंग एज इसने दिखाया था कि कमिटेड है, हार्ड वर्किंग है, तो हम लोग उसके साथ हमेशा उसको सपोर्ट करते रहे हैं. लेकिन वैसे इट्स नॉट ईजी लाइक यू सेड कि अब मैं आई डोंट प्ले टेनिस, ठीक है ना, मैं टेनिस कोच हूँ. उससे But I'm sure आपको जितना उससे अब पता है ना. जिम्नास्टिक्स भी मुझे नहीं आती थी, कलाबाजियाँ भी मुझे नहीं आती थी, right? लेकिन जब ये कोई चीज़ लेता है तो मैं फुली उसके अंदर हो जाती हूँ, Indulge हो जाती हैं पूरी आप. इंडल्ज हो जाती हूँ. जिम्नास्टिक्स जब करता था तो मैंने पूरी इसकी रूटीन सीख ली थी कि कैसे करना है, ताकि अगर कुछ गलत करे तो मैं इसको बता दूं तुमने वहाँ पे ये चीज़ मिस कर दी है. टेनिस का भी यही है कि जब से इसने फुल टाइम करना शुरू किया, मैंने स्टडी करना शुरू किया, इसके साथ मैचेस देखे. ये मुझे गाइड करता है कि अगर मैं कोर्ट पे ये कर रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ तो या मैं मैच में ये करूँगा, लेकिन अगर मैं मिस कर दूँ तो प्लीज़ टेल मी कि मुझे रिमाइंड करा दें. तो ये भी गाइड What करता about है. his diet routine? उसका किस तरह से आप ख्याल रखती हैं? किस वक्त क्या देना है? हाँ, फिर ज़ाहिर है- डाइट तो देखें, एक ग्रोइंग बच्चा है, ऑब्वियसली एज अ टीनेजर, अब खास तौर पे अभी सिंस ही इज दिस टॉल, अब तो ये सुबह से लेकर रात तक खाता ही रहता है, विच इज बर्निंग ऑन द थिंग. लेकिन इसकी डाइट में एक आसानी है कि इट्स अ फन फैक्ट अबाउट हिम, यूल रीड इन द बुक आल्सो कि ही डज नॉट ईट एनी शुगर, Okay. एनी फॉल्स शुगर बेसिकली. पाकिस्तानी खाने की तो आदत नहीं आपने डाली? बिरयानी. थोड़ी बहुत बट विद लिटिल घी Okay. और स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं. लेकिन खा लेगा, लाइक अगर बिरयानी Very खानी good, खानी Bharat. है, I don't take any हाँ, sugar तो as हम लोग well. कहते हैं I कि don't. बिरयानी खानी है तो लेकिन मिर्ची नहीं होनी चाहिए. Okay. हाँ, लेकिन शुगर के बाय शुगर व्हाट आई मीन है इसके, इसने आज तक जिंदगी में अपना बर्थडे केक नहीं खाया, आइसक्रीम नहीं खाई है, इसने वो पेप्सी वगैरह Why he doesn't like sugar और सिर्फ बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है sugar को? शुरू में Because of मैंने the नहीं दी. routine. Okay. Okay. फिर जब इसने रियलाइज किया कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ, इसने खुद somehow 3-4 साल की उम्र में खुद ही कनेक्ट कर लिया. बड़ी अच्छी बात है कि हाँ. बड़ी एज में जाके आप शुगर छोड़ें, तब तक डैमेज हो वही, चुका अब होता खुद ही है. कनेक्ट करके कहता है, सबको 3-4 साल का बच्चा था, सबको जाके कहता है भाई कैंडी और चॉकलेट्स आर बैड फॉर एन एथलीट, Oh, मैं नहीं खाता हूँ. ये तो अवेयरनेस के क्या साथ साथ. एग्जैक्टली, क्या तो वो बात है. ग्रो अप होते होते खुद ही नहीं खाई बस. अच्छा, we are out of time, so let's talk Please. about your book, Mikatensity. ये Be better कैसे than बना? How yesterday. did it come about? Mikatensity, be better than yourself. Tell us about this word and the Title. book also. Well, that word actually started when I was in 2019. My former coach, Alejo, just wanted to always call me Mika. And then he gave me this nickname, Mikatensity, because he thought I was very fast and always hyper and energized. Okay. So I've always then stuck with that nickname, and that's why I
wanted my book name to be called Mika Tensity. Did you give him the credit for the name? Of course. In the book, it's in the book. He's in पूरा the book. चैप्टर उनके ऊपर पूरा चैप्टर। अच्छा, ये इस बुक के बारे में थोड़ी बता दीजिए, ये किस तरह से किस चीज़ के लिए है, किस बुक चीज़ के बारे एक्चुअली में? इसकी जर्नी के बारे में, हाउ टू बी एन एथलीट, जो चैलेंजेस इसने लाइफ में फेस किए, लेकिन हमने लिखा इस पर्सपेक्टिव से है कि इट विल डेफिनेटली इंस्पायर मिलियंस पाकिस्तान में, अक्रॉस द वर्ल्ड। बच्चों को खास तौर पे पेरेंट्स शुड, एवरी पाकिस्तानी पेरेंट शुड रीड इट। इट्स नॉट, क्योंकि लाइक आई सेड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका बच्चा एक ख्वाब देखता है, उसको सपोर्ट दें, उसको ये ना कहें कि भाई हम लोग तो चाह रहे थे कि तुम डॉक्टर बनो, लेकिन तुम तो अब आर्टिस्ट बनना चाहते हो। उसका जो ख्वाब है, अगर आप उसके साथ रहेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो द बुक इज़ ऑल अबाउट द जर्नी कि हम लोग कैसे इसके साथ रहे। इसके फादर इज प्राइमरी हिज कोच, वो इसको पूरे यहाँ से भी जब मैचेस खेल रहा था, सुबह रात वो लोग आपस में बात और कर रहे पढ़ाई हैं। इफेक्ट नहीं हो रही और होती, पढ़ाई क्योंकि effect नहीं हो रही, पेरेंट्स ज़्यादातर कह रहे होते हैं पढ़ाई पे फोकस करें। पढ़ाई भी ये कर रहा है, कोचिंग भी ये कर रहा है, अपने इसने जो एक प्लान बनाया हुआ है उस प्लान पे रह रहा है। वो सब हमने बुक में मेंशन किए, चैलेंजेस इसकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स के, अगर कभी इंजरी हुई है, कभी आप बीमार हो, कभी ऐसी कोई चीज़ हुई है, फॉर एग्जांपल क्योंकि ये यूएस बॉर्न है, शुरू में इसको बहुत चैलेंजेस थे जब यहाँ आता था कि तुम वापस यूएस क्यों नहीं चले जाते, पाकिस्तान के लिए कौन खेलता है, पाकिस्तान से तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। Exactly. राइट, ऐसी काफ़ी चीज़ें वो सब इसने किताब में खुल के लिखी हैं कि हाउ ही मेड दैट डिसीजन, व्हाई ही इज प्लेइंग, आई मीन ही इज लिटरली प्लेइंग ताकि पाकिस्तान के हर बच्चे को इंस्पायर कर सके। तो ये Can't wait to read the book, ताकि उनकी जर्नी के बारे में आप जान सके। In the end, Mika Tensity, if I can call you that, you want to say something to the people or Any the message? youngsters who are looking at you right now and Yeah. wants to get motivated and get inspiration from you? Yeah, my message to everyone watching is that to keep working hard every day and to keep following your dreams and don't let anyone tell you you can't do something. मैं कहती हूँ कि ये कहने दे लोगों को कि you can't do it, क्योंकि उससे जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मुझे तो बहुत मिलती है। The ये more बहुत somebody says no, the more he will say कि okay, I will do it. Exactly, Exactly. exactly. All the very best, Mikhail. Thank you. Thank you so much for having us. Thank you so much for Thank you. joining us. जनाब, Thank you. इस तरह के गेस्ट को बुलाने का हमेशा मकसद ये होता है कि उनको थोड़ा क्रेडिट भी दिया जाए, जो रिकग्निशन जो है ना, जो वो डिजर्व करते हैं वो उनको दी जाए। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए थोड़ी मोटिवेशन भी हो कि भाई अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो ऐसे वेज मौजूद हैं और ऐसी राहें मौजूद है जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। जनाब, पाकिस्तान की सकाफत की बात की जाए तो ये दुनिया भर में हमारे मुल्क की पहचान है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस्लामाबाद का लोक विरसा जो है इस सकाफती विरसे का खूबसूरत अक्कास है। ये वो जगह है जहाँ पर पूरे मुल्क से मुख्तलिफ फ़नकार जो हैं वो अपने हुनर को लेकर, अपने फ़न को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर और अपनी रिवायात को लेकर एक छत तले इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर लोग जाकर देख सकते हैं कि पाकिस्तान भर में जो दिखाई जाती है सकाफत वो किस तरह की होती है, या पाकिस्तान के कोने कोने से जो आने वाले यहाँ पर लोग हैं वो किस तरह के होते हैं। अच्छा, लोक विरसा इस वक्त जारी है, तो हम तो वहाँ पर अभी तक नहीं जा पाए, लेकिन हमें जो है ना वहाँ की खुशबू आ रही थी और मौसीकी की गूंज जो है ना वो हमें सुनाई दे रही थी। तो हमने सोचा कि कुछ फनकार जो आए हुए ना स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से, उनको यहाँ पर बुला बिल्कुल ऐसा, ये खुशबू आपने कहा आ रही थी, मुझे लगा वहाँ पे बारबेक्यू बन रहा है, कोई यहाँ पे खुशबू आ रही है। मैं वो लैम टिक्का जो है ना उसकी खुशबू क्या याद करा दिया। अच्छा, मैं पिछले साल मैं भी गई थी, आयशा भी पिछले साल गई थी, इन्होंने मुझे बताया, तो बड़ा अच्छा मुझे लगा वहाँ पर जाके, जो खास तौर पर जो केपी पवेलियन है ना, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जो खाने मैंने ज़्यादातर खाए हैं मैंने उसी जगह से जाके खाए। वो जो बारबेक्यू था, जो वो खाने थे, वो मुझे शायद। अच्छा देखिए, खाने के लिए तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको मौसीकी सुननी और आप जा नहीं पा रहे या फिर आप इस्लामाबाद में नहीं हैं, तो उसके लिए हमने थोड़ा इंतजाम यहाँ पे कर दिया। आज हमारे साथ 3 फनकार मौजूद हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ एक एक करके। मौसीकी की दुनिया का मारूफ नाम है खैरुल अमीन साहब, जो कि गुज़श्ता कई बरसों से 15 साल तकरीबन हम कह सकते हैं अपनी आवाज़ का जादू भी जगा रहे हैं और इसके साथ साथ हारमोनियम प्लेयर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ मौजूद है माहिर तबला नवाज अजमल खान साहब। 3 दिहाइयाँ हो चुकी हैं आपको माशाल्लाह प्ले करते हुए। 35 साल हो चुके 35 साल, 30 साल से ऊपर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और रबाब प्लेयर तारिक खान साहब भी मौजूद है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की मौसीकी की पहचान है। आपको भी वेलकम करेंगे, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप सब लोग? खैरुल अमीन साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है लोक विरसा में आके प्ले करने का? अच्छा लगता है जी, अच्छा चल रहा है। रिस्पॉन्स कैसा हर साल आते हैं आप? जी हम तकरीबन 12 साल से आते हैं। ओह अच्छा। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? बस अच्छा मिलता है सबसे। लोग क्या कहते हैं जब आप मोहब्बत करते हैं जी, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा आके ना आपको क्या कहते हैं वो? कौन सा गाना जो है ना वो प्ले करें, वो प्ले करके सुना दे, कौन सा कहते हैं? फरमाइश किसकी ज्यादा है?
लोग विरसा में या हर जगह जो हमारा एक सकाफत का सॉन्ग है तो वो बहुत चल रहा है, क्योंकि वो ये हमारा पंजाबी भाई भी है, वो भी पसंद करते हैं और पठान भी पसंद करते हैं। पठानों में मरवा तो जितना काम भी वो पसंद करते हैं, वो आपको हमें सुनाइए सुनाइए। सनम पुख्तन दा जमामिना द खैबर पसर प्रत द जमामिना नुस्ताद मिने तस्वर पक्की खंदीगी सुमरख कुले पैमान द ज़मामिना वलाल शपी खबर तक मिस्तूर माल रोड़ा ताज़ा ताज़ा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा लाल शपी खबर तक मिस्तूर माल रोड़ा ताज़ा ताज़ा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा ताज़ा ताज़ा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा के कल टाइम पास कीगी पर हथ पतबे तोर दबा जवल गुलना दच्चा दमिने आर्च बल वतन की बिना कमिस्तूर औ तूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा लाल शपे खबर तक मिस्तूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा समालाले चिज्वंदीवी कदे पर वतन कीवी कमू सापर दबल वतन वीरा बशिना कमू सापर दबल वतन वीरा बशिना मावी गिल बत्र न कोमा पर हथ पतबे तोर दबा जवल गुलना औ यार बेवफाश उस गिले सला कब मा कमिस्तूर औ तूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा लाल शपे खबर तक मिस्तूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा जार जार पुख्तुनिस्ताना जार जार पमुंगा ग्राना जार जार पुख्तुनिस्ताना जार जार पमुंगा ग्राना मीना अवल सड़े बाचा की पर हथ पतबे तोर दबा जवल गुलना ब्याय गदा की दर पदर टकर उड़ना कमिस्तूर औ तूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा लाल शपे खबर तक मिस्तूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रोड़ा क्या बात है, क्या बात है, बहुत
शानदार माहौल आपने जो बनाया है। खैरुल अमीन भाई कसम से समझ कुछ नहीं आई, मजा बड़ा है। आपको पता है हम अंडरस्टैंड तो कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा जरा बताइए ना इसके बोल जो है, एक दो लाइनें, क्या मतलब है इनका? अच्छा मैं बीच में, सॉरी मैं आप बात इस पे बात कीजिएगा, टाइम पास का लफ्ज बीच में आया था जहां तक मैंने सुना है, कुछ ऐसा है बीच में लाइन? नहीं है। मैं गलत समझ रही हूँ, आप बताइए, बस की बात नहीं, मतलब चले। बताइए। हाँ इनका मतलब है जाओ पेशावर, ओके। मेरे लिए एक काली कमीज ले आओ और 3-4 गुलाब भी ले आओ। गुलाब, ताजा 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 गुलाब के फूल लेकर आओ, काली कमीज लेकर आओ। पेशावर से, अपने महबूब से कहती है ना, महबूब से ओके। मेरे लिए अच्छा खातून कह रही होती, ओके। जी जी जी। अच्छा जबरदस्त हो और गया। बीच में परदेशों के लिए मैंने गाया। परदेशियों के लिए गाया। हाँ, परदेशियों को क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारा जाने मन जब आ रहे थे, जिंदा है तो बस आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा वाह क्या बात है। अच्छा मैंने ना जब आप लोग प्ले कर रहे थे तीनों, मैं जो कोऑर्डिनेशन है, केमिस्ट्री वो देख रही, वो बड़ी कमाल की होती है। अब अजमल भाई आप बताइए, ये कोऑर्डिनेशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है या फिर नेचुरली आती है कि अब थोड़ी सी धुन जो है ना नीचे की तरफ आ रही है तो मुझे अभी साज की तरफ जाना है? अगर मैं गलत कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन के बारे में बताइए। जी इसके लिए कॉम्बिनेशन चाहिए। ये हमारा 13 साल साथ हो चुका है। 13 साल से प्ले कर रहे हैं एक साथ? आपकी टीम 13 साल से बनी है, हाँ। ओके। अगर मैं ये इस पर्दे से उस पे भी बैठ जाए ना तो हमें पता है कि इस तरह आना है इसको। हाँ। तो इसके लिए जो होते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होते हैं ना। हाँ, इससे बगैर नहीं होता। डेफिनेटली हो ही नहीं सकता, वो तो भी शोर बन जाएगा ना, म्यूजिक तो नहीं रहेगा। लोग विरसा में हम 12 साल से आते हैं इधर, ये सॉन्ग से हम मशहूर है इधर। क्या बात है, ये तो इतना बिल्कुल हम पंजाबी हैं और हमें बिल्कुल, और उर्दू स्पीकिंग हर किसी को इस सॉन्ग के बारे में जरूर पता होगा। अच्छा ये तीनों का कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक एक करके भी जरा हम तीनों को सुन ले, तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को सुन ले। तारिक भाई आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? खामोश खामोश बैठे हुए हैं। नहीं बस ठीक कैसा है आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहा है लोक पिरसा का? तकरीबन 12 साल से। 12 साल से कैसा चल रहा है? बिल्कुल अच्छी और टीम कैसी है? टीम बिल्कुल अच्छी है। सीखा आपने कहाँ से ये वाला जो फन है आपका, कहाँ से सीखा है? इसको थोड़ा उर्दू में प्रॉब्लम आ उर्दू में, अच्छा ओके। लेकिन आपके रबाब की आवाज जो है ना वो हमारे दिलों तक पहुंच सकती है। प्लीज इसको जरा सुनाइए कुछ, खाली रबाब। आपने रबाब को क्यों चूज किया कि मैंने इसको बजाना सीखना है? क्यों, क्या रीजन? ये पसंद थी इसको बचपन से। और रबाब पसंद थी। घर में कोई और भी था जो प्ले करता था? खुद ही सीख लो। बिल्कुल। अच्छा, इसकी इतनी खूबसूरत धुन है, मैंने ना इमेजिनेशन कर ली थी कि पहाड़ों में बंदा कहीं बैठा हो किसी खूबसूरत सी जगह पे और ये पीछे बज रहा हो। आपकी तखय्युल की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो तबला है ना उससे भी हमारे तखय्युल को थोड़ा सा मुज़य्यन करें। अभी मैं जो हमारा पुश्तो का कल्चर है ना वो ही बता रहा हूँ।
बीट पकड़ी है ना बड़ी जबरदस्त, बहुत अजमल भाई, शानदार। 35 साल से तबले ने आपको अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है, क्या है ऐसा इसके अंदर? बस मतलब जी, खूबसूरत है, हम तो एंजॉय करें, आप बस बताइए। ये जी हमारा काम है। ठीक है। हाँ, बड़ों ने भी किया है, हम भी कमरा कर रहे हैं ना। और जो तबले सब कुछ दिए है, बहुत इज्जत इसने दी है, बहुत। सीखने में कितना आपको टाइम लगा इसको? अभी जी मैं 35 साल मेरा हो गया, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैंने अभी अच्छा। तकरीबन 3-4 महीने पहले सब्जली उस्ताद जो पेशावर का वो बड़ा उस्ताद है, सदर क्या बात अवार्ड भी सदर ने दिया, अभी मैंने उसको भी उस्ताद बनाया है तकरीबन 6 महीने पहले। ठीक है। अभी तो इसमें कोई ये नहीं हो सकता कि बस हम हाँ, कोई ऐसा उस्ताद है बस। पॉइंट नहीं आ सकता कि आप कहें कि भाई मुझे अब सब आ गया। सीखना। बस ये इसमें नहीं है कि बस हम अपने मंजिल में पहुंच गए, नहीं, बस ये समंदर है बस। क्या जहाँ बात। पे लेकिन जाना आप है बस। सिखाते भी बात। हैं आगे आगे आपके अपने स्टूडेंट्स भी हैं? बस एक शागिर्द है, एक से। शागिर्द हैं। ओके ओके। आइए हम हारमोनियम जो है ना वो भी सुनना चाहेंगे और उसके साथ साथ आपकी आवाज़ भी सुनना चाहेंगे। मेरा काम जो है ना सिर्फ सिंगिंग है ना, तो मैं अपने पास लेकिन आप हारमोनियम भी बड़ा ज़बरदस्त बजा रहे हैं। अगर आप खाली सिंग करना चाहते हैं, सिर्फ गाना गाना चाहते हैं तो गाना गा लीजिए, गाना इसके बगैर भी गाना सुना सकते हैं। अच्छा। जैसे आप कंफर्टेबल हो। पदी कुसके मखामख साबिरा द जानानवर दे सुख दिवू नवीने ज़लमेता सरजी अशनात चेजे बेलता बल सूखती जमात चेजे ज़लमेता सरजी अशनात चेजे बेलता बल सूखती जमात चेजे बेलता बल सूखती जमात चेजे देखो स्तारात लो तो खुशाली गमा खुदे को स्तारात लो तो खुशाली गमा खुदे को स्तारात लो तो खुशाली गमा खुदे को स्तारात लो तो खुशाली गमा उख के में दस्तर गुज ब्यात चीजे बेलता बल सूखती जमात चेजे ज़लमेता सरजी अशनात चेजे बेलता बल सूखती जमात चेजे बेलता बल सूखती जमात चेजे। क्या बात है, क्या जबरदस्त। बात है भाई, ये सिर्फ एक झलक है लोक विरसा की और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के कुछ आर्टिस्ट को हमने बिल्कुल। बुलाया था। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, आई एम श्योर आप लोगों ने मैंने भी enjoy किया एंजॉय। हाँ दोनों ने ही। हमने मैं जो बहुत कहती हूँ enjoy मैं तो किया। उसका मतलब होता है हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया है। अच्छा जनाब, और भी दीगर पवेलियंस है, वहाँ पर आप जाकर जो है इनकी मौसीकी को लाइव भी एंजॉय कर सकते हैं और दीगर मौसीकार जो हैं या आर्टिस्ट जो हैं उनके फन को भी देख सकते हैं। अब हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब हम ब्रेक पर जाएं तो आप गाना प्ले कर रहे हो। बीबी शीरीनी जल गोले राबांदेवा चावा सुरशान जोड़ल्ला सोना बीबी शीरीनी जल गोले राबांदेवा चावा सुरशान जोड़ल्ला सोना बीबी शीरीनी। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमने आपको हालात हाजरा से यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में अपडेट कर दिया है, हमने आपको एंटरटेन कर दिया है, हमने आपको इंस्पायर भी कर दिया। अब आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं और थोड़ा सा डराते भी हैं, क्योंकि सांप, बिच्छू और ख़तरनाक जंगली जानवर जो होते हैं ना, उनसे आपको पता है इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो ऐसी हैं जो इनके साथ खेलती हैं।
आप जब इनकी अच्छा। वीडियोस देखेंगे ना तो आपको यकीन ही नहीं आएगा, कभी वो उसको किसी चीज़ को उठा के अपने सर पे रख लेते हैं और साथ साथ कमेंट्री भी उनकी चल रही नहीं, होती क्या है। चीजें होती हैं ऐसी जिनकी आप बात जानवर कर होते रही हैं? हैं, जानवर डिफरेंट तरह के, कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम भी देखकर ना जंगली मैं जानवरों की बात हैरान जी हो आयशा जाती हूँ। बात कर रही हैं, कोई सांप हैं, बिच्छू हैं, वाइल्ड लाइफ में जितने आप सोच सकते हैं जंगली जानवर, जो अजीब किस्म की लिजर्ड्स भी होती हैं, वो भी वो उठा रहे हैं, हाथों में खेल रहे हैं, जैसे बच्चों के साथ आप खेल रहे होते हैं। तो वाइल्ड रश के नाम से चैनल है यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, इस नाम से वो चैनल चला रहे हैं। नाम उनका है अब्दुल रहमान। अब वो खतरों के खिलाड़ी कैसे हैं, क्या कंटेंट बनाते हैं, पहले आपको उनका कंटेंट दिखाते हैं। मैं हूं अब्दुल रहमान। मेरे सर पे सवार है पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर और प्रमोट करने का जुनून। देखते हैं कि मेरी किस्मत यहाँ पे कैसी है और मुझे इस हैबिटेट में क्या क्या मिलता है। इसको कहा जाता है सेंटीपेड। ये सेंटीपेड जो है रेड हेडेड सेंटीपेड कहलाता है और इसको उर्दू ज़ुबान में, मुकामी ज़ुबान में कन खजूरा कहा जाता है। ये मैंने एक दोस्त बनाया है, देखिएगा किस तरह से मेरे पास आएगा। अरे भाई, कहीं पर कन खजूरा है, कहीं पर कुछ परिंदा है, कहीं पर सांप है, ये किसी से नहीं डर रहे हैं, सब कुछ दिखाते जा रहे हैं और साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि भाई क्या ही कमाल इनकी जो वीडियोस है ना, वो अभी तक मैंने देखी हैं जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर हैं। तो अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या शौक पाले हुए हैं जनाब। और उनको अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या शौक आपको कहाँ से शुरू हुआ, ज़रा बताइए। ये डर नहीं लगता आपको? डर लाइल्मी का नाम है। हम हर उस चीज से डरते हैं जिसके बारे में इल्म नहीं रखते। तो बहुत सारी गलत अफवाहें हैं जो हमने बुजुर्गों से सुन रखी हैं और वो डर जो है नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ, हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसकी स्पीशीज में इजाफा हो रहा है, वो दिन ब दिन कम हो रही है। तो इस चीज को कम करने के लिए, इस चीज का डर को खत्म करने के लिए मैं पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकली रिसर्च करता हूँ। अच्छा अब्दुल रहमान, आप कह रहे हैं बहुत सारे गलत डर हैं जो हमने पाले हुए और वो नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। अब सांप और बिच्छू से डरना, क्या ये गलत डर है? इससे डरना नहीं चाहिए, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते? हम आपको डरा के रहेंगे आज। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला, सबसे पहले तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज दुनिया में ऐसी बनाई ही नहीं है जो कि इंसान को नुकसान पहुंचाए। हर चीज इंसान के फायदे के लिए बनी है। हमें हर चीज का पता है, जैसा कि हमें पता है कि जी अंबानी क्या कर रहा है, बिल गेट क्या कर रहा है, एलन मस्क क्या कर रहा है। हमें ये नहीं पता कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कुदरती चीजें, कुदरती हमारे दोस्त हैं, वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखती हैं और वो हमारे फायदे के लिए क्या कर रही हैं। तो ये जो डर है वो इस वजह से है क्योंकि हम उनके बारे में इल्म हासिल कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो आपने डर को जो है वो साइड पे रख दिया। अच्छा, कंटेंट बनाने के लिए आप इस तरफ आपका रुझान हुआ कि वाइल्ड लाइफ कुछ डिफरेंट बनाता हूँ, या फिर वाइल्ड लाइफ की तरफ पहले से ध्यान था आपका इन चीजों में और फिर आपने कंटेंट बनाना शुरू किया, आपने कहा दुनिया को भी दिखाता हूँ साथ? बाय प्रोफेशन आई एम अ सर्वाइवलिस्ट। आपने नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल पे मिस्टर बेयर ग्रिल को देखा होगा। मेरी और उनकी ट्रेनिंग सेम है। तो पाकिस्तान में मैं सर्वाइवल की फील्ड को लेके आना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे इतने वो वसी रकबे के जंगल नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, ऐसा आप जानते हैं, किस तरह कल्चर भी नहीं है। तो फिर मैंने वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रॉपर फोकस किया और मुझे पता चला कि हमारी जो हमारे तालीमी इदारे होते हैं वहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता। तो मैं ऑलवेज जो है थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूँ। मेरी ज़्यादातर साल के 365 में से 210 या 200 दिन जो है वो जंगलों में, पहाड़ों में रिसर्च करते हुए गुजरते हैं। ठीक है। अच्छा अब्दुल रहमान, आई एग्री विद यू। आप ये जो बात करें ना, फियर ऑफ अननोन हमेशा इंसान के ना इंस्टिंक्ट्स के अंदर है। जिस चीज़ को हम नहीं जानते ना उस चीज़ से डर लगता है। डेफिनेटली जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तो ये आप बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जिनको अभी तक आपने एक्सप्लोर कर लिया है अब्दुल रहमान, और कौन कौन से आगे करने का इरादा है? एंड देन डेफिनेटली अमेज़ॉन तक जाने का तो इरादा होगा ही आपका। एग्जैक्टली लेकिन सबसे फोकस जो है, मेन प्रायोरिटी मेरा पाकिस्तान ही है। मैं पाकिस्तान का कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा गांव, ऐसा विलेज नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया। अच्छा। और फेवरेट एरिया जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ की स्पीशीज को एक्सप्लोर करना भी बाकी है। तो मेरा जो मेन फोकस सबसे, जो पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कवर कर लिया है। 30 स्पीशीज रहती हैं समुद्री के अंदर, जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं उनके ऊपर काम करना बाकी है और बलोचिस्तान के कुछ एरिया जो हैं वो बाकी हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता, क्या आपके जो घर वाले हैं उनको भी डर नहीं लगता? कोई मना नहीं करता आपको कि ये किन चक्करों में पड़ गए, कोई नुकसान हो जाएगा? डर सबको ही लगता है। मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से तालीम ऐसी चीज है जो कि आपको बेखौफ करती है। आपको पता चलता है कि कौन सी चीज पे, कहाँ पे आपने बोलना है, कब और कितना करना है।
तो पहले घर वाले भी डरते थे, और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो घर वालों ने मेरे बर्तन भी अलग कर दिए थे और घर से तकरीबन निकाल दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो जानते हैं। अच्छा, जहाँ आप जाते हैं ये डिस्कवर करने के लिए जिन एरियाज में अब्दुर्रहमान, ऐसा तो नहीं होता कि आपको जो चीज़ पसंद आ गई है, कोई जानवर, कोई वाइल्ड लाइफ, तो आप उन चीज़ों को घर ही ले आते हैं कि भाई ये मेरे साथ ही रहेंगे, अब ये मेरे साथ ही है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह से मैं रिसर्च करता हूँ, जो चीज़ जहाँ पे फिट बैठती है हमेशा उसको उसी के हैबिटेट में जाके रिसर्च की जाती है और उसको उधर ही छोड़ा जाता है। अगर आप एक जगह की चीज़ को दूसरी जगह पे लेके आएंगे तो वो माहौल में बिगाड़ पैदा करेगी और नुकसान पैदा करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, तरीक़ेकार क्या होता है, ज़रा उसके बारे में बताइए। पहले आप रिसर्च करते हैं, उसके बाद जाकर उस जानदार को या जानवर को ढूंढते हैं, या फिर जब आपको मिल जाती है कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप नहीं जानते फिर रिसर्च करते हैं उसके बारे में? देखिए, हमारी रिसर्च 3 महीने के ऊपर होती है। 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज में हमने ये पता लगाना होता है कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से में कौन सी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गलत अफवाहें पाई जाती हैं, और उस चीज़ का जो स्पीशी जैसे सांप है या कोई जानवर है तो उसका स्टेटस क्या है, मतलब कि या तो पाकिस्तान से नापैद हो रही है, अगर हो रही है तो किस हद तक हो रही है और कौन से एरिया में। तो हम उस एरिया के ऊपर रिसर्च करते हैं, वहाँ के लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लोगों से मेलजोल बनाते हैं। पहला फेज ये होता है। दूसरे फेज में हम अब मुकामी लोगों के साथ जाके उस एरिया को लोकेट करते हैं, कहाँ पे वो चीज़ आखिरी बार देखी गई थी या कितनी बार देखी गई है। और तीसरे फेज में हम अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं, वहाँ उसको ढूंढते हैं और मुकामी लोगों को इकट्ठा करके। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं अब्दुर्रहमान? आप काम किस तरह से करते हैं? आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में 6 लोग हैं। हम जो हैं पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, मैं एक चाय का होटल भी रन करता हूँ। मेरी बाकी टीम के बंदे जो हैं वो सब्जी मंडी के भी काम करते हैं, कोई दर्जी है, कोई हलवाई है, कोई नाई है, और हम जो अपनी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी होती है वो अपनी एक्स्ट्रा फंड बॉक्स रखा होता है। एग्जैक्टली माय नेक्स्ट पॉइंट यही था, मेरा सवाल अब्दुर्रहमान आपसे यही था कि आप ये स्कोप आपको पाकिस्तान के अंदर क्या नज़र आता है, ये जो आप काम करते हैं, ये जो आप वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं इंडिपेंडेंटली, अब आपने बता ही दिया है। गवर्नमेंट की सतह पर इस सिलसिले में कोई काम नहीं हो रहा, या आपने कभी राब्ता नहीं किया कि आपके अंदर ये वाली एक ख्वाहिश है या फिर आपके पास ये टैलेंट मौजूद है या आप ये करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए इसके अंदर? गवर्नमेंट पहले इन्वॉल्व नहीं थी। ज़ाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट तक पैगाम जाएगा तभी उसके ऊपर काम करेंगे। तो अब पाकिस्तान की जो पंजाब की स्पेशल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो सिर्फ थ्योरी पे यकीन करते हैं और हमारा थ्योरी से कोई लेना देना नहीं होता। हम सिर्फ प्रैक्टिकली करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। तो अब जाके गवर्नमेंट पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो है वो साथ इन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो वो गवर्नमेंट के किसी इदारे की तरफ से नहीं है, वो हम खुद ही कर रहे हैं। चलें, कहीं से आगाज़ तो हो ही गया ना, इंशाल्लाह अल्लाह करे आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब्दुर्रहमान, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से मजीद खौफनाक और ख़तरनाक किस्म की जो वीडियोस जानदार हैं और जो जानवर हैं उनको एक्सप्लोर करते रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए, दिखाते रहिए, अवेयर करते रहिए, हमारे नॉलेज में इजाफा करते रहिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है सारा कि वो किस तरह से काम करते हैं। भाई उनका शौक है और ये उनका प्रोफेशन भी तकरीबन बन चुका है, तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना हमारा काम है। अब जाते हैं जनाब एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान ने फाइनली वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो जीत ली है। अब कल से वनडे सीरीज श्रीलंका के खिलाफ आगाज़ होने जा रहा है इसका, जिसके लिए दोनों जानिब से भरपूर तैयारियां जारी हैं। जनूबी अफ्रीका को तो हरा दिया। अब देखना यह है कि श्रीलंका के साथ मुकाबले के लिए हम कितने ज़्यादा पुरएतमाद है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। मुझे डर हमेशा ये लगता है। कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए, ओवर ना हो जाए, ये बात सही है। लेकिन आप सीरीज जीत के आए हुए हैं, कहते हैं ना जब कोई टीम जीत के आई हुई होती है उसका मोमेंटम बना हुआ होता है, उसका मोराल हाई होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो यही वाली है। हमारा डर बना रहता है थोड़ा थोड़ा ना। हाँ, वो जरूरी भी है। खैर, बहरहाल फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले गए तीसरे और फैसला कौन वनडे में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेटों से, आपको पता है कि जिस तरह से शिकस्त दी और 3 मैचेस की जो सीरीज है वो पाकिस्तान ने अपने नाम की। अच्छा, तीसरे मैच में भी पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो छाए रहे, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और सिर्फ 143 रन पर साउथ अफ्रीका की टीम को ढेर किया। अबरार अहमद बहुत सबकी नजरों में रहे हैं, अल्लाह ताला उनको नजरे बद से बचा। 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। और शाहीन आफरीदी की बात कर लें, मोहम्मद नवाज की बात करें, सलमान अली आगा, 2-2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। बहरहाल ये तो पिछले मैच की बात थी और पिछले सीरीज की बात थी, लेकिन अब आपके सामने चैलेंज नया है, श्रीलंका है, टीम डिफरेंट है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली दफा मैंने आपका अभी दूसरे रूम से आया हूँ, जबरदस्त सेट आपका लगा हुआ है जी, मैंने नहीं देखा था पहले मुबारक हो आपको।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू yes, सो मच। बिल्कुल आप जैसे गेस्ट जब बिल्कुल। आते हैं ना तो और चार चांद लग जाते हैं हमारे गेस्ट को भी और हमारे शो को भी। डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं ज़रा। पाकिस्तान जीत गया तो हम ये कह सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले टेस्ट के अंदर कामयाब हो गए हैं। अच्छा, पहले तो आपने अल्फाज नजर बद से बचाए, तो मैं तो कहता हूं कि अबरार को सिलेक्शन कमेटी और इस कोच की नजर बद से बचाए। अच्छा। इसलिए कि परफॉर्मेंस देता है वो, तो आप उसको अगले मैच में बाहर कर देते हो। बहरहाल शाहीन अफरीदी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, जाहिर प्रेशर उन पे जरूर है और उनको दोबारा से बनाया गया है, तो आई होप के आगे चल के और अच्छा होगा। और हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है जरूर, उन लोगों ने भी आन के बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है मैं समझता हूँ, बट एक अच्छी सीरीज और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मुश्किलात अभी हैं और आने वाले वक्त में बड़े इवेंट मौजूद है, अगर कंपैरिजन तो ये करें एक सीरीज और आई है दोनों टीम्स का, ठीक है हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत ली है सीरीज, अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम्स को देखें, आपको ऑन पेपर कौन सी टीम बेहतर लग रही है या कौन सी टीम फेवरेट लग रही है? देखिए, हमारी टीम तो वो ये फेवरेट है। ये मैचेस में अपने अपने तैयारियों से लोग आए हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए वो चीजें बता रहा हूँ जो होना चाहिए कि हम तैयारी कर जरूर रहे हैं, लेकिन मुझे तैयारी नजर नहीं आ रही है। तो एक्चुअल जो भी टीम आती है ना, वो अब इतना बड़ा इवेंट आने वाला है तो उसके लिए तैयारी करती है। जैसे कि साउथ अफ्रीका आया, उसने अपने नए प्लेयर्स लेके आए, उन्होंने कुछ को नए को ट्राई किया, हम पुरानों को निकाल देते हैं और फिर कुछ को वसीम जूनियर जो कि परफॉर्मर हैं और उनको हमने बाहर कर दिया। मतलब हम उस जगह पे नहीं चल रहे हैं, बट आई थिंक मेरे ख्याल एक अच्छा होना चाहिए ये सीरीज। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ज़रा मैं चाहूँगी कि साउथ अफ्रीका वाली जो वनडे सीरीज़ हुई उसके बारे में बात कर लें। इसमें भी बॉलर्स थर्ड मैच में भी, हालांकि इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, लेकिन हमारे बॉलर्स ने ही कामयाबी जो है ना हमें दिलवाई है। हम कभी भी ऐसा नहीं होता किसी मैच के इवन जीतने के बाद भी तमाम डिपार्टमेंट्स की तारीफ़ कर रहे हो। कभी हमारे बॉलर्स, मोस्टली बॉलर्स ही होते हैं जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कभी होता है हमारे ओपनर्स अच्छे हैं, कभी हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं होती। एक बैलेंस हमें ऐसा नज़र नहीं आता है। तौसीफ साहब, आप अग्री करेंगे? देखिए, मोरल हाई करने के लिए जाहिर है हम इस मुल्क से खेले भी हैं, हमें बहुत कुछ पता है और जाहिर है हमें अप्रिशिएट करना है, लेकिन कितना अप्रिशिएट करेंगे, कितना मोरल हाई करेंगे? जब आप कोई गलतियां कर रहे होगे तो उसे पॉइंट आउट तो करना है ना। सब अच्छा है कह के तो हम नहीं चुप हो सकते। कम एटलीस्ट हम क्रिकेटर तो नहीं खामोश सकते। थोड़ी बहुत जो कोताहियां है या उसको कहिए कि आप गलत कर रहे हैं, उस पर हम पॉइंट आउट जरूर करेंगे, लोगों को पता होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपने सही कहा, हम जो है किसी का मोरल हाई नहीं कर पा रहे हैं खेलने में। आप जहां पर स्पिनर डालने चाहिए वहां आप 4-4 फास्ट बॉलर डाल दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वजूहात हैं। ट्राई तो आप नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टली आप क्या कर रहे हैं, बस चला रहे हैं काम को। आप वो कोशिश नहीं कर रहे जो दूसरी टीमें, देखिएगा इसमें भी कुछ एक आध दो प्लेयर ऐसे होंगे श्रीलंका के जो आन के जो है वो उनको खिलाया जाएगा ताकि आगे के लिए उनको तैयार किया जाए। तो हमारा एम ये होना चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं कि इस सीरीज में ये क्या करते हैं। ठीक है, तौसीफ साहब, यूटिलाइजेशन सारे प्लेयर्स की, खासतौर पर बॉलर्स की, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? यानी मैं शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी पे बात करना चाहूंगी। आपने कैसा देखा इस पूरी सीरीज में उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसको? देखिए, जिस जगह पे मैच हुआ, लीडर तो जाहिर है कि जब मार पड़ रही हो, आई मीन मुश्किल हालात हो, तब कप्तानी का पता चलता है कि कैप्टनसी। बट एक अकेला कैप्टन खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता। जाहिर है कोच आपका बाहर बैठा है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन उसने दे दी अपनी जगह, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर कुछ प्लेयर हैं आप उनसे बात करें। अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है, जाके सेकंड मैच में हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, हमें एकदम उन्होंने बुरा हाल कर दिया, हमें मार के, तो वहां पे आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक है, आपने गलत टीम खिलाई, वो तो मैं खुद कहता हूँ कि गलत टीम में आप खिला रहे हो, बट वहां थोड़ा सा 2-3-4 दिमाग जमा हो जाएं जो सीनियर हैं इस वक्त हैं तो तब बराबर के, लेकिन से वहां जमा होके कोई अच्छे मशवरे देके इसी तरह हो सकता है। बहरहाल खेल में ये सब कुछ है, दूसरे भी आए वो अपनी स्ट्रेटेजी करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है
एक मशवरा आप देना, आप श्रीलंका में जो सीरीज हो रही है इसके अंदर कौन कौन होना चाहिए या कौन कौन नहीं होना चाहिए? नहीं, आपने अनाउंस कर दिया, जो भी है आप कॉम्बिनेशन सही बनाए। आप दोबारा से जो है वो फखर को लेके आ गए 20 में और वहां से यहाँ कर दिया। ये आप मतलब मेरी समझ से बाहर है कि आपको अब तक समझ नहीं आया कि कौन किस जगह का प्लेयर है और कभी किसी को बिठाता है। तो सही अभी इस वक्त बात करना ये इतना काफी, आपने मशवरा मांगा कि सही कॉम्बिनेशन खिलाओ भाई। जिन जगहों पे मैच हो रहे हैं वहां 4-4, 5-5 फास्ट बॉलर नहीं होते, वहां स्पिनर भी खिलाए। मैं ही नहीं कह रहा, और लोग भी कह रहे हैं। तो आई थिंक प्रॉपर 11 लड़के खिलाएं, कॉम्बिनेशन ठीक बनाएं, बैटिंग बॉलिंग हर चीज के लिए, तो आपकी कामयाबी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, साइम अयूब के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कहते हैं ना कि कुछ हमारे प्लेयर्स की अक्सर फॉर्म खोई हुई होती है, फिर वो वापस आ जाती, तो अब हम उसको ऑफिशियली कह सकते हैं साइम अयूब ने जो खोया हुआ मिल गया उनको, खोई हुई फॉर्म उनकी वापस आ गई है। बिल्कुल आ गई है और जबरदस्त उन्होंने खेला है, और यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। हम तो बाबर को भी ये कहते हैं कि भाई जब वो उन पे पूरा टाइम आया हुआ है तो वो भी अपने आप को जो देखें कि उनमें क्या खामियां हैं। बाहर तो लोग बताएंगे 50, मैं कुछ बताऊंगा, दूसरा कुछ बताएगा, वो आपको खुद पता होना चाहिए। आप वीडियो देखते हैं, आप एनालिस्ट के साथ बैठोगे, आपको पता होगा कि कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ। साइम की जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइन है, और उनको चांस देते रहे, ये बड़ी अच्छी बात है। यूं कि बहुत लोग लगे थे कि जी हटाओ इसको, इस तरह कर लिया, उस तरह कर लिया, उस तरह नहीं। आप प्रॉपर पूरा चांस दे दें। हमें कुछ गलतियां उनकी भी नजर आई हैं, 0 पे आउट हुए जाना है, एक जगह पे हमने देखा काफी। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इसी टाइप के प्लेयर साहबजादा फरहान, फखर और ये ऊपर के जब नंबर पे खेलते हैं तो ये आपको बहुत काम देंगे आगे चल के। उनके साथ थोड़ा पेशेंट होने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक हो गया। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी आप बात कर अपना वक्त निकालते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहा है हमें श्रीलंका के साथ मैच से पहले। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।